शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सनिधि सनिधि क्रियात्। जहाँ चाह होती है वहाँ राह, ये कहावत तो यहाँ परिपूर्णतया फलीभूत होती दिखाई देती है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति की लगन व अदम्य साहस से आलोचनाओं को सहते हुए, पूरे समाज का विरोध सहते हुए अपनी बात पर कायम रह सकता है और समाज को पुरानी सोच से, पुरानी सांस्कृतिक विरासत से मुंह फेरने पर आमादा करना, यही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व था और यही उसकी दूरदृष्टि भी थी। ऐसे व्यक्तियों का इस धरती पर युग युगांतरों में आगमन होता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ज्ञानवर्धक चैनल कश्मीर का अनकहा इतिहास और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रवि धर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिसने समाज में कई दकियानूसी परंपराओं को जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया और बहुत हद तक सफलता प्राप्त की। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे आने वाले वीडियोस का भी आनंद लें। गैरू नूरपुर गांव के श्री ताराचंद, जिन्हें कश्यप बंधु और बुलबुले कश्मीर के नाम से जाना जाता है, को कश्मीर में समाज सुधारकों के बीच वही स्थान दिया जाना चाहिए था जो बंगाल के राजा राम मोहन राय को दिया गया है। उन्हें एक समाज सुधारक के बजाय एक राजनीतिक नेता के रूप में अधिक जाना जाता है। कश्मीरी पंडितों की सोच में क्रांति लाने के उनके प्रयासों, उनकी सामाजिक संरचना और सामाजिक विकलांगताओं को बदलने से समुदाय में ज़बरदस्त बदलाव आया, जिसका प्रभाव आज भी हमारी महिलाओं की पोशाक यानी साड़ी और शलवार कुर्ता में दिखाई देता है। हमारी महिलाओं की शिक्षा तेज़ी से बढ़ रही है। मार्च 1899 में गेरू नूरपुर गांव में ठाकुर भट्ट के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा तक की शिक्षा स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में और फिर श्रीनगर में प्रवेश परीक्षा तक प्राप्त की। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नौकरी की तलाश शुरू हुई और बड़े संघर्ष के बाद उन्हें राजस्व विभाग में शजरकश की नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और लाहौर चले गए। ये वे दिन थे जब आर्य समाज, ब्रह्म समाज और ऐसे अन्य संगठन सामाजिक सुधारों की वकालत कर रहे थे। वह आर्य समाज के प्रभाव में आए और लाहौर में ब्रजानंद आश्रम में जुड़ गए। वह पूर्ण शाकाहारी बन गए और कभी भी मांस आदि को नहीं छुआ। विश्व बंधु उस आश्रम के प्रधानाचार्य थे। विश्व बंधु ने सार्वजनिक सेवा और सामाजिक सुधारों में ताराचंद की गहरी रुचि देखी और उन्होंने कश्मीर की सेवा करने की सलाह दी। उन्होंने ही उनका नाम कश्यप बंधु रखा। कश्यप बंधु लाहौर में आर्य गजट के संपादक बने। लाहौर में रहते हुए उन्होंने कश्मीरी श्रमिकों की दयनीय स्थिति देखी जो अपनी आजीविका कमाने के लिए सर्दियों में महीनों के दौरान पलायन करते थे। उन्होंने उन्हें संगठित किया और कश्मीरी मजदूर बोर्ड की शुरुआत की, जिसके वे सचिव बने। वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और भगत सिंह की पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सैंडर्स मामले में गिरफ्तार किया गया लेकिन रिहा कर दिया गया था। कश्यप बंधु हमेशा कश्मीर की सेवा करने के लिए
उत्सुक रहते थे। राज्य से बाहर रहते हुए भी वह राज्य की स्थितियों और विशेष रूप से अपने समुदाय कश्मीरी पंडितों की स्थितियों से अवगत रहते थे। इन्हीं वर्षों के दौरान यानी 1930-31 की शुरुआत में मुस्लिम सम्मेलन अस्तित्व में आया। 1931 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता जेल में थे तो उनकी रिहाई की मांग को लेकर श्रीनगर शहर में एक जुलूस निकाला गया। ये अनियंत्रित हो गया और जुलूस में शामिल लोगों ने रास्ते में कश्मीरी पंडितों के घरों को और दुकानों को लूट लिया। उनमें से कुछ मारे गए। हालांकि हत्या और लूटपाट कुछ ही समय में बंद हो गई, लेकिन इसके निशान लंबे समय तक बने रहे। ऐसा होने के बाद ही कश्यप बंधु कश्मीर लौट आए। वे राज्य की विशेषकर कश्मीरी पंडितों की स्थिति से पहले से परिचित थे। कश्मीर लौटने के बाद श्री प्रेमनाथ बजाज, श्री शिवनारायण फोतेदार, श्री जयालाल किलम और बंधु जी ने शीतलनाथ में अपनी केंद्रीय कार्यालय के साथ युवक सभा का आयोजन किया। यहीं से बंधु जी ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक सुधार गतिविधियों का शुरुआत की। उन्होंने महसूस किया कि समुदाय की स्थिति को सुधारने के लिए समुदाय में सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाना चाहिए और सुधार लाया जाना चाहिए। 30 के दशक की शुरुआत के दौरान उन्होंने सामाजिक सुधार का अपना कार्यक्रम शुरू किया। कार्यान्वयन के लिए जो सुधार उठाए गए वे इस प्रकार थे। पहला, विधवा पुनर्विवाह। उन दिनों विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी क्योंकि समाज इसे स्वीकार नहीं करता था। युवा विधवाओं को जीवन भर कष्ट सहना पड़ता था। अपने अस्तित्व के लिए ससुराल वालों या अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता था। कश्यप बंधु ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। इसका प्रचार किया। उनके साथ काम करने वाले अधिकांश कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से विधवाओं से विवाह किया। यही वो उदाहरण था जो उन्होंने समुदाय के लिए प्रस्तुत किया था। उन वर्षों में कई विधवाओं का पुनर्विवाह हुआ। दूसरा, फिजूल खर्ची और अन्य रीति रिवाज। शादी ब्याह का अन्य त्योहारों पर होने वाला ज़्यादातर खर्च फिजूल खर्ची होता था। ऐसे अवसरों पर जिस प्रकार कई कई दिनों तक दावतें दी जाती थी और खाद्य सामग्री और अन्य चीज़ें बर्बाद की जाती थी, वो असहनीय था। ये सब रोकने के लिए बंधु जी और उनके सहयोगियों ने धरना देना शुरू कर दिया और जहाँ भी ऐसी दावतों का आयोजन किया जाता था वे धरने पर बैठ जाते थे। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे बारातियों की संख्या सीमित रखें और पैसे और खाद्य सामग्री की बर्बादी रोकें। उन्होंने ऐसे मौक़ों पर बारातियों की संख्या सीमित करने और भारी दहेज देने से परहेज़ करने की भी वकालत की। उन दिनों इसका समुदाय पर लाभकारी प्रभाव पड़ा। तीसरा, लड़कियों की शिक्षा। कश्यप बंधु का सबसे बड़ा योगदान लड़कियों के बीच शिक्षा का प्रसार है। यही वो समय था जब वसंता स्कूल जैसे गर्ल्स स्कूल अस्तित्व में आए। हम उनके आभारी हैं कि हमारी महिलाओं ने शिक्षा को अपनाया और आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चौथा, साप्ताहिक सभाएं। हारी पर्वत पर साप्ताहिक सभाएं आयोजित की जाती थी जहां समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। यज्ञ यानी कि हवन भी किए जाते थे। ऐसा पंडित समुदाय के बीच एकता और भाईचारा कायम करने के लिए किया गया था। पांचवा, मोक्षफूल। कश्यप बंधु ने विधवाओं की मदद के लिए वस्तु और नकद
दोनों रूपों में योगदान और दान इकट्ठा करना शुरू किया। उनके स्वयंसेवक आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को सांत्वना देने के लिए प्रत्येक घर में जाकर चावल और अन्य चीज़ें इकट्ठा करते थे। उन्होंने ज़रूरतमंद विधवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए सिलाई केंद्र शुरू किया ताकि वे अपना भरण पोषण कर सकें। छठा, फेरन से साड़ी तक। आज हम अपनी महिलाओं को साड़ी और शलवार कमीज़ में देखते हैं। 30 के दशक की शुरुआत में साड़ी और शलवार कुर्ता अस्तित्वहीन थे। फेरन हमारी महिलाओं की सामान्य पोशाक थी जिसके नीचे कोई अंडरगारमेंट नहीं हुआ होता था। ये पोशाक सुस्ती और आलस्य के लिए जिम्मेदार थी। यदि उत्पीड़न के तहत समुदाय के पास एक मजबूत नेता नहीं है तो उन्हें अधिक पीड़ा होती है। 20वीं सदी कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के लिए बहुत कठिन थी। वास्तव में एकमात्र जब उन्होंने किसी भी आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया वह 1932 में रोटी आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित कश्यप बंधु के नेतृत्व में युवा दूरदर्शी नेताओं के एक समूह ने किया था। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के उत्कर्ष के दिनों में उन्होंने लाहौर में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपना लिया था। ये कश्मीरी हिंदुओं का दुर्भाग्य था कि मुद्दों की वास्तविक समझ रखने वाले एक कद्दावर नेता ने मुख्य धारा की राजनीति में भूमिका निभाने का फैसला किया और समुदाय 1990 तक लगभग 6 दशकों तक बिना किसी नेता या नेतृत्व के रहा। कश्यप बंधु का कद ऐसा था कि समुदाय का कोई अन्य नेता उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उनकी देश और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व तक सीधी पहुंच थी। क्या उसके पास अन्य विकल्प थे? उत्तर है हाँ। जब कोई व्यवस्था पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण नहीं होती है तो अगर सताए गए नेतृत्व का एक वर्ग सत्तारूढ़ सत्ता संरचना में शामिल हो जाता है तो इससे मदद मिल सकती है। इसलिए यदि व्यवस्था शत्रुतापूर्ण है तो उत्पीड़ित समुदाय के पास व्यवस्था की और उसके प्रति शत्रुतापूर्ण बदनीतियों को बदलने के लिए संघर्ष करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। केवल कश्यप बंधु जैसे कद और दूरदृष्टि वाला नेता ही ऐसा कर सकता है। 1947-48 में पाकिस्तानी आक्रमण के भयानक दिनों के दौरान उन्होंने अपने समुदाय की मदद करने में महान कश्यप बंधु द्वारा निभाई गई भूमिका ने उन्हें इतिहास में एक स्थायी स्थान दिलाया। वह एक गौरवान्वित हिंदू थे और उन्होंने हमारी आस्था बचाई। बंधु जी एक राष्ट्रवादी और स्वाभिमानी हिंदू थे। वह शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली आपातकालीन सरकार के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि हिंदुओं के एक अन्य महान नेता आरएसएस के प्रोफेसर बलराज मधोक को कश्मीर से भगाने में मदद करना उनका कर्तव्य था। जब एक शत्रुतापूर्ण एनसी सरकार यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उनके पीछे थी, प्रोफेसर बलराज मधोक ने अपनी संस्मरण में बंधु जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। बंधु जी ने महिलाओं से पोशाक बदलने और साड़ी पहनना शुरू करने का अनुरोध किया और वो भी खादी साड़ी। शुरू में विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने और उनके स्वयंसेवकों ने प्रत्येक घर का दौरा करना शुरू कर दिया और महिलाओं से पोशाक बदलने का अनुरोध किया। उनके प्रयास रंग लाए और आज साड़ी और शलवार कमीज़ हमारी महिलाओं की सामान्य पोशाक बन गई है। इन सामाजिक सुधारों पर लोगों को शिक्षित करने के लिए वे पहले संपादक थे। केसरी और देश आदि में लेखों के माध्यम से प्रकाशित किए, लेकिन अफसोस
आज हम न केवल उस आदमी को भूल गए बल्कि हमने उनके साथ वह चाहते थे कि हम दहेज प्रथा, फिजूल खर्ची, त्योहारों पर विशेषकर विवाह के अवसरों पर दिखावा से दूर रहें। हमने उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं किया। दहेज की हमारी मांग भयानक अनुपात में बढ़ गई है। विवाहों पर खर्च कई गुना बढ़ गया है और हमारे विवाह उत्सव कई दिनों तक चलते रहते हैं। हमारे मेन्यू में कई चीज़ें शामिल की गई हैं। चिकन तो कभी हमारी समुदाय में नहीं सुना जाता था, अब उन किस्मों में से एक बन गया है जो रिसेप्शन और अन्य अवसरों पर परोसा जाता है। नेनिबत, ह्योद्युत, गाराचुन आदि हमारी संस्कृति बन गई है। खादी जैसे बंधु जी चाहते थे कि हमारी महिलाएं उपयोग करें, ने बनारसी और अन्य महंगी रेशमी साड़ियों का स्थान ले लिया है। इस तरह हमने उस आदमी को धोखा दिया है जिसने हमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान दिया, हमारी मुक्ति और विकास चाहा। हम अभी भी उनके विचारों और शिक्षाओं का पालन करके उन्हें अपना सम्मान और श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमें हर वर्ष उनके निर्वाण दिवस की सामाजिक सुधार दिवस को के रूप में मनाने और इस अवसर पर व्याख्यान, सेमिनार आदि आयोजित करने की आवश्यकता है। बंधु जी के विरोध की तीव्रता का अंदाज़ा इस उदाहरण से लगाया जा सकता है कि कश्मीरी महिलाएं कहती थी, ताराचंद बुलबुलो त्राऊ इसरार इसनबा त्रावोय जीठ निर्वार। इसका ऐसे जवाब दिया जाता था, पूछ जूश्त निर्वार यम छ शिक्षिक सरदार मलबरित गर्दन तो फेरन तिलदार लागत वन राजबय दूध शुभदार। दूसरा गाना जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया था ऐसा है, त्रावी जूझ पूछ नेरी वडननिये लो छुई मुबारक दोते महारेनिये लो। मेरी बनाई उनकी ये कलाकृति ऐसे दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ समाज सेवी व्यक्ति को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।